जय श्री कृष्णा। आज हम विकदम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा अष्टम का सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है हमारे अतीत भाग 3 का अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद का विद्रोह इतिहास वाली पुस्तक में पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछले अध्याय में ईस्ट इंडिया कंपनी और जनता पर उसके प्रभावों को पढ़ा। हमने पिछले अध्याय में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी व उसके प्रभाव पढ़े। क्या है प्रभाव पर हमने चर्चा की या पढ़े। इन नीतियों में राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब तरह से असर पड़े। और इस पर किन किन पर असर पड़े? राजा रानी पर, राजाओं, रानियों, दूसरा जमींदारों, किसानों, सैनिकों और है जो आदिवासियों सब पर असर पड़ा। किन पर पड़ा? सब लोगों पर असर पड़ा। नीतियां और कार्रवाई जनता के हित में नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां और कार्यवाहियां है जो हित में नहीं थी, जनहितैषी नहीं थी। क्या नहीं थी? जनहितैषी नहीं थी। क्या नहीं थी? जनहितैषी नहीं थी। इस तरह से जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची। जनहितैषी नहीं थी तो क्या हुआ? भावनाओं को ठेस पहुंची। क्या पहुंची? ठेस पहुंची। क्या हुई? ठेस पहुंची। अब नवाबों की छिनती सत्ता भी हमने पढ़ा कि 18वीं सदी के मध्य ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म हो गए। राजा और नवाबों का राजा और वह नवाबों, मुस्लिम राजा को नवाब कहते हैं जो उनका मान सम्मान सब कुछ छिन गया। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रताएं घटती गई। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छिनते जा रहे थे। धीरे धीरे उनके सब कुछ खत्म हो रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की। जिस तरह से उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई चाहती कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उसके दत्तक पुत्र को है जो राजा मान ले। झांसी क्या चाहता था? झांसी चाहता था कि दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार मिले। क्या मिले? उत्तराधिकार मिले। ये झांसी चाह रहा था। इसी तरह पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब भी हैं कंपनी से आग्रह किया उनके पिता को जो पेंशन मिलती है। और दूसरा है जो पेशवा की पेंशन बहाली उनकी पेंशन उनका पुत्र चाहता था। अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र की पेंशन खत्म कर दी। वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। कंपनी ने जो अपनी ताकत और दूसरे हैं जो प्रलोभन के कारण इन चीजों को ठुकरा दिया। धीरे धीरे स्थितियां खराब होने लगी। क्या होने लगी? धीरे धीरे स्थितियां और भी खराब होने लगी। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में थी। अवध क्या थी? अवध आखिरी रियासत थी जो कंपनी के कब्जे में गई। क्या गई? कंपनी के कब्जे में गई। 1801 में अवध पर सहायक संधि थोप दी गई। कब? 1801 में सहायक संधि थोप दी गई कंपनी के ऊपर। और 1856 में अंग्रेजों ने अपने कब्जे से वापस ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी
ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह को परिवार को लाल किले से बाहर निकलना पड़ेगा, शाही किला उन्हें खाली करना पड़ेगा और उन्हें दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा, जो भारत की राज सत्ता का प्रतीक था। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह भी होंगे और यह भी तय कर दिया कि अब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद ये अधिकार किसी और को नहीं दिया जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। बहादुर शाह के वंशजों को केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। इसी तरह किसान और सिपाही भी तंग थे। गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और वसूली से हैं जो तंग थे। किसान और सिपाही, किसान लगान से परेशान थे, ठीक है, और सिपाही किससे परेशान थे? किसान उससे परेशान थे। सिपाही महाजनों, बहुत सारे लोग महाजनों से कर्ज नहीं लौटा पा रहे, उनकी पीढ़ियों की जमीन और कंपनी में काम करने वाले भारतीय सिपाहियों में असंतोष की वजह थी कि वे अपने वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। किसके कारण? वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे और उन्हें जबरदस्ती समुद्र के जो भेजा। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला है, जो इस तरह से कंपनी के सिपाहियों ने धीरे धीरे हैं जो कई तरह के आदेश दिए जो उनकी भावनाओं के विरुद्ध थे। 1856 में ही कंपनी ने एक नया कानून पारित किया जिसमें कहा गया कि अगर कोई कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। सिपाहियों गांवों के हालात से परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान भी थे और वे परिवार को छोड़कर आए, वे पुनः अपने परिवारों के साथ जाना चाहते थे। अब सुधारों की प्रक्रिया क्या थी? अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज में सुधार जरूरी है। सती प्रथा रोकने और बाल विवाह रोकने, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए भी उन्होंने कानून बनाए। फिर उन्होंने हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर सांस्कृतिक बदलाव किए, जिसमें उन्होंने सती प्रथा व विधवा विवाह में बदलाव किए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ की जमीन व संपत्ति लुटाने की भी छूट दे दी और 1830 में मिशनरियों को भी छूट दी गई। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो वो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले ही जैसा रहेगा, यानी प्रलोभन दिया गया। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म नष्ट कर रहे हैं, उनके सामाजिक रीति रिवाज हैं जो बदलाव कर रहे हैं, उनकी जीवन शैली को नष्ट करे। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते। इन सुधारों को उन्होंने सुधार आंदोलन के नाम से, जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, कल हम पढ़ेंगे जनता की नजर में क्या आंदोलन था। धन्यवाद।